मॉर्निंग सर, बोलिए सर। गुड मॉर्निंग सर। डॉलर रुपी की बात कर रहे हैं। इंटरवेंशन तो है सर 97 पे, उस दिन भी 8401 के ऊपर गया था एनडीएफ में, बट आरबीआई ने उसको नीचे ही रखा है अभी भी। इंटरवेंशन तो है, 1.3 बिलियन का अडानी का कुछ पैसा आना है, आ जाएगा कल आएगा, देखते हैं 1-2 दिन में। आपका कब है ड्यू? आज तो मुश्किल ही है सर, अगर वो पैसा नहीं आया तो फिर आज मुश्किल है नीचे आने में। ले सकते हैं सर, इंपोर्ट करना है तो ले लीजिए। अच्छा,
हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आवाज आ रही क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। आपको आवाज आ रही क्लियर? जी जी आ रही है सर। हमारा अटेंडेंस प्रेजेंट कर दीजिए। और ये आपको दिख रहा है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? जी सर। दिख रहा है सब? तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है इस टाइम पे। हेलो, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ है इस टाइम पे। मैं वापस करता हूँ उसको। जी अभी नहीं सर, इससे पहले स्टार्टिंग में दिख रही थी, बीच में बंद हो गई थी। ठीक है सर, दिख रही है। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ आज का अपना। अरे आज का अपना ये है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, मतलब वित्तीय बाजारों का अवलोकन अपन करेंगे इस सेशन में। 1.5 घंटे का सेशन है करीब करीब। और क्या क्या रहेगा वो आपको मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या है, मतलब वित्तीय बाजार क्या क्या है, अलग अलग भारत में वित्तीय बाजार कौन कौन से हैं, इंडिया भारत के वित्तीय बाजार को कौन रेगुलेट करता है, उसके बाद रेगुलेटर का क्या रोल है फाइनेंशियल मार्केट में, रेगुलेटर के क्या क्या काम है इस बाजार में। 1 मिनट होल्ड करिए जरा। और कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा मैं, समय सम अप करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड में। तो फाइनेंशियल बाजार, वित्तीय बाजार वो जगह है जहाँ पे खरीददार और बिकवाल लोगों को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बॉन्ड, इक्विटी, इंटरनेशनल करेंसी, कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स। आप अपना सब लोग है ना म्यूट पे रखिएगा ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो, किसी को भी सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उनको कुछ आवाज आ रही है कि जिसका भी है वो म्यूट पे रखे। हेलो मनोज कुमार जी, म्यूट पे रखिए, मामू म्यूट पे रखिए प्लीज, म्यूट पे करिए आपका। जी कर रहे हैं। तो वो जगह है जहाँ पे बॉन्ड्स, इक्विटीज और अलग अलग करेंसीज, कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स को बायर्स, खरीदार और बिकवाल के हिसाब से जहाँ पे ट्रेड किया जाता है उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। फाइनेंशियल मार्केट भी ऐसी भी जगह है जहाँ पे जिसको कैपिटल की जरूरत है, जिसको वित्तीय सहायता की जरूरत है और जिसके पास वित्त है, वो आपस में मिलकर मिलते हैं और एक दूसरे का मतलब वो करते हैं। जो जिसके पास पैसा है वो देता है और जो जिसके पास पैसा जिसको चाहिए पैसा वो लेता है उससे पैसा। फिर तो उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट जो होता है ना, वित्तीय बाजार जो होता है, वो रिस्क जो है, रिस्क उसको ट्रांसफर करने का भी एक जरिया है जो कि मोस्टली डेरिवेटिव्स के थ्रू होता है या और इससे ट्रेड को भी आगे बढ़ावा मिलता है और तरीके से। तो वित्तीय बाजार के 3 मुख्य फंक्शन हुए, एक तो बायर्स और सेलर्स को मिलाना, एक जिसको कैपिटल की जरूरत है और जिसको किसी पास कैपिटल है उनको मिलाना, और तीसरा रिस्क को ट्रांसफर करना। तो भारत के अलग अलग जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके बारे में अब अपन बात करेंगे। सबसे पहला तो सब जिसको जानते हैं स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स और निफ्टी, जिसका रेगुलेटर सेबी है। स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक मार्केट में जो है पब्लिक जो कंपनीज हैं, जो पब्लिक हो चुकी हैं कंपनीज, उनके शेयर जो है आपस में ट्रेड किए जाते हैं। मतलब जिसको बेचना है वो बेचता है, जिसको खरीदना है वो खरीदता है। तो उनके जो शेयर्स हैं वो आपस में ट्रेड किए जाते हैं। हर शेयर की एक प्राइस होती है
और उसमें इन्वेस्टर अगर शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो उनसे उसको पैसा बनता है और वो इसको शेयर मार्केट में इसको ट्रेड करता है। अगर नीचे जाती है शेयर की प्राइस तो उसको लॉस होता है। स्टॉक्स को बाय करना बहुत आसान है क्योंकि आप एक क्लिक में जाके कोई भी ब्रोकर के साथ जिसके पास आपका अकाउंट है उसके साथ जाके आप उसका वो शेयर को खरीद सकते हैं और एक झटके में आपको आपके शेयर अकाउंट में आ जाएंगे और फिर आप उसको जब आपकी मर्जी हो तो आप उसको बेच सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें वित्तीय बाजार इसमें स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि आप सही स्टॉक को खरीद सके जिससे आपको पैसा बने। आपने ऐसा स्टॉक खरीद लिया जो कि हिलने वाला भी नहीं है, मूवमेंट नहीं है जिसमें, तो उसमें आपको पैसा नहीं बनेगा। फिर अलग अलग तरीके के एनालिसिस होते हैं शेयर बाजार में जिससे कि आपको मालूम पड़ता है कि मार्केट कैसा कर रहा है या वो पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो कैसा कर रहा है। जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी है वो आपको पूरे स्टॉक मार्केट का वो देंगे, लेकिन अगर निफ्टी आईटी होगा या फिर बैंक निफ्टी होगा, ये सब आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बताएंगे कि वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो निफ्टी आईटी अगर ऊपर है तो इसका मतलब आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है। निफ्टी अगर बैंक ऊपर है तो वो सेक्टर ऊपर कर रहा है। अगर निफ्टी बैंक नीचे है तो इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा नहीं कर रहा है। तो जब स्टॉक्स को हम सस्ते में खरीदते हैं ऊपर में बेचते हैं तो इन्वेस्टर को जो है प्रॉफिट होता है उसमें वो पैसा कमाता है। अलग अलग तरह के दो मार्केट होते हैं इसमें, जो एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जहाँ पे जो शेयर्स को बेचने के लिए इन्वेस्टर्स को जो डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, मतलब शेयर्स खरीदने के लिए डायरेक्ट तो इन्वेस्ट मिलता है। जब कंपनी अपने फर्स्ट टाइम शेयर्स मार्केट में निकालती है उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, इसको हम आईपीओ भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। सेकेंडरी मार्केट वो होता है जहाँ पे ऑलरेडी कंपनी को एक्सेस मिला हुआ है और वो कंपनी के शेयर जो है ट्रेड किए जाते हैं। जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स को ट्रेड किया जाता है, वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। तो इस ढंग से ये स्टॉक मार्केट के बारे में हुआ जिसका रेगुलेटर सेबी है। फिर डेट मार्केट है जिसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स इत्यादि ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब अगर कंपनी को शेयर मार्केट से अगर पैसा नहीं लेना है तो उसके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, बॉन्ड मार्केट है। बॉन्ड मार्केट के थ्रू वो पैसा रेज कर सकता है। कंपनीज भी रेज कर सकती है, गवर्नमेंट भी रेज कर सकते हैं पैसे को। तो जब गवर्नमेंट रेज करता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू या ट्रेजरी बिल्स के थ्रू रेज करती है गवर्नमेंट मार्केट में, और जब कंपनीज रेज कर सकती हैं तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज करती है इस मार्केट में। बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स को खरीदते बेचते हैं और उसके अगेंस्ट उनको रिटर्न मिलता है जो कि इंटरेस्ट रेट का होता है, और वो इंटरेस्ट रेट प्लस उनको जो पैसा उन्होंने लगाया वो उसको बॉन्ड की मैच्योरिटी पे वो पैसा वापस मिलता है। कॉल मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म की फंडिंग के लिए होता है। तो वित्तीय संस्थाओं को या फिर बैंकों को या किसी को भी जो पैसे की जरूरत है तो आरबीआई या दूसरी किसी संस्था से वो पैसा ले सकते हैं, उसको कॉल मनी मार्केट का फंडिंग कहते हैं। इस मार्केट में भी दो तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के थ्रू कंपनी फर्स्ट टाइम पैसा रेज करती है। सेकेंडरी मार्केट में वो ऑलरेडी ट्रेडेड जो बॉन्ड होते हैं उनके थ्रू पैसा रेज किया जाता है। तो इस ढंग से ये इसमें भी दो तरह के मार्केट होते हैं। डेट मार्केट जिसका रेगुलेटर आरबीआई है, और इसमें पूरा 2 मिनट होल्ड कीजिए, जरा कुछ आवाज आ रही है बाहर से तो बंद हो जाएगी फिर चलो। तो डेट मार्केट का जो रेगुलेटर है वो आरबीआई होता है, वो सब बैंकों को सबको वो रेगुलेट करता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और ट्रेजरी बिल्स के मार्केट को और कॉल मनी मार्केट को पूरा रेगुलेटर करता है। फिर तीसरा मार्केट है हमारा कमोडिटीज का मार्केट, जिसमें
प्रेशियस मेटल्स हुए, ऑयल हुआ, एग्रीकल्चर कमोडिटीज हुआ, मेटल्स, दूसरे मेटल्स हुए अपार्ट फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स। प्रेशियस मेटल मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर होते हैं, और दूसरे मेटल्स होते हैं जो एल्यूमिनियम होता है, ये सब दूसरे मेटल्स होते हैं जो ट्रेड किए जाते हैं। इसका रेगुलेटर जो होता है वो सेबी होता है। और इस कमोडिटी मार्केट में जो है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो है नेचुरल रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, या फिर कमोडिटीज जिसको बोलते हैं, वो सबका ट्रेडिंग करते हैं। उसमें एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी शामिल है, ऑयल भी शामिल है, मेटल्स भी शामिल है, गोल्ड भी शामिल है। तो ये सब चीजें जो ट्रेड की जाती है उसको कमोडिटी मार्केट के थ्रू ट्रेड किया जाता है। अ, इसके लिए एक स्पेसिफिक मार्केट है, इसलिए है क्योंकि इसकी प्राइस जो होती है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। कमोडिटीज मार्केट जो होता है वो डिमांड सप्लाई की से बहुत ज्यादा चलता है। दूसरे मार्केट में डिमांड सप्लाई के अलावा और भी फैक्टर्स वो होते हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट में सिर्फ मेनली डिमांड सप्लाई होता है। तो उसकी प्राइसेस जो होती है बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, एकदम से बताई नहीं जा सकती कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है। इसलिए इसका एक स्पेसिफिक मार्केट है, इसकी प्राइसेस में बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं दिन भर में। और इसका, और चूंकि ये मार्केट जो है इंटरनेशनल मार्केट से संबंध रखता है, इसलिए इसमें और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबलनेस आ जाती है इस मार्केट के अंदर। कमोडिटीज में एक फ्यूचर मार्केट होता है जहाँ पे फ्यूचर के अगर आपको कोई भी काम करना हो, फ्यूचर्स में अगर कुछ आपको कुछ काम करना हो तो वो कमोडिटीज फ्यूचर मार्केट होता है। उसके अंदर आप जो जैसे आपके पास सोयाबीन आई है, और आपको लगता है कि सोयाबीन के प्राइसेस अब गिरने वाले हैं क्योंकि सोयाबीन का क्रॉप बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं अभी से ही अपना फ्यूचर में जो आने वाला है, जो सोयाबीन आने वाला है, आई नहीं है, आने वाला है, सपोज वो दिसंबर या जनवरी में आएगा, तो आप अभी से ही उस फ्यूचर्स में जाके उसको बेच सकते हो। जिस दिन आपकी ड्यू डेट रहेगी उस दिन आपको सोयाबीन की डिलीवरी देना पड़ेगी और आपको पैसा मिल जाएगा आपका डिलीवरी के लिए। तो ये कमोडिटीज का फ्यूचर मार्केट होता है। ऐसे ही करेंसी मार्केट होता है जिसका रेगुलेटर आरबीआई और सेबी होते हैं। इसमें मेन इंडिया में जो पेयर्स हैं यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर ट्रेड किए जाते हैं। इसमें वर्ल्ड के अलग अलग देशों से लोग पार्टिसिपेट करते हैं और करेंसीज को खरीद बेच करते रहते हैं। ये मार्केट बहुत डायनामिक मार्केट है, इसमें काफी उतार चढ़ाव होता है। इसमें बैंक्स, कॉर्पोरेशन, सेंट्रल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स, हेज फंड्स, रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स, ये लोग सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मुख्यतः एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स के लिए रहता है क्योंकि उनको अपना जो भी जो पैसा उनको भेजना है बाहर, उसके वो भेज सकते हैं, या जिसका पैसा आने वाला है उसको वो उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। इसकी जरूरत क्यों है मार्केट की? क्योंकि आप अपने देश में अपनी करेंसी से डील करते हैं, और अगर आपके पास बाहर की कोई करेंसी आ जाए तो आपको उसको खरीदना बेचना पड़ता है। आपके पास बाहरी करेंसी आ जाए तो आप उसको बेचेंगे ताकि आपको वापस रुपया मिल सके। तो इसलिए इस मार्केट की हमें जरूरत पड़ती है। इंटरनेशनल करेंसी मार्केट बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सारे ग्लोबल ट्रांजेक्शन होते हैं जो होते हैं वो किए जाते हैं। लोन्स होता है, कोई इन्वेस्टमेंट्स होता है, कोई कॉर्पोरेट्स का एक्विजिशन होता है, या ग्लोबल ट्रेड होता है। अगर किसी बाहरी कंपनी को इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसे इस करेंसी मार्केट के थ्रू आना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बाहरी करेंसी है, और बाहरी करेंसी को पहले वो रुपए में कन्वर्ट करेगा, और रुपए में कन्वर्ट करके वो शेयर खरीद सकता है या बॉन्ड खरीद सकता है या जो भी कमोडिटी खरीद सकता है, जो भी इसको करना है कर सकता है। तो इसलिए इंटरनेशनल करेंसी मार्केट बहुत जरूरी है, और उसका एक अपना अलग महत्व है। फिर जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं वित्तीय उसमें उसमें बैंक्स और वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है। ये बैंक्स में ही दोनों का रेगुलेटर, मतलब इन सब का रेगुलेटर आरबीआई होता है। तो ये मार्केट, मतलब कॉर्पोरेट को सबसे पहला आप, एक मिनट भाई साहब।
सॉरी। तो ये बैंक्स अगर कॉर्पोरेट को पैसा रेज करना है तो उसको सबसे पहले इक्विटी मार्केट के थ्रू रेज कर सकता है, दूसरा उसके पास ऑल्टरनेटिव बैंक बॉन्ड मार्केट है, और तीसरा ऑल्टरनेटिव है वो बैंक्स के थ्रू रेज कर सकता है। बैंक्स उनके उसको लोन के ऊपर रेट चार्ज करेगी। बैंक के पास कैसा पैसा आता है? बैंक के पास हम जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, हम हमारा डिपॉजिट देते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट में हो या फिक्स डिपॉजिट हो या किसी भी तरह से डिपॉजिट हो, वो सब उसका जो पैसा होता है वो बैंक्स लेंड करती हैं किसी भी कॉर्पोरेट को जिसको जरूरत हो उस पैसे की, या किसी भी इंडिविजुअल को जिसको उसको पैसे की जरूरत हो। जैसे हम हाउसिंग लोन ले सकते हैं, या एक कोई गाड़ी के लिए लोन ले सकते हैं, या फिर हम कोई फ्रिज या टीवी और सब चीज़ें कंज्यूमर ड्यूरेबल के ऊपर लोन ले सकते हैं। ये सब चीज़ों के लिए हम लोन ले सकते हैं। तो बैंक और वित्तीय संस्थाएं आपकी नेटवर्थ को देखते हुए आपको लोन देती हैं, कॉर्पोरेट का या इंडिविजुअल को हो, कोई भी हो, उसको उसकी नेटवर्क को देखते हुए बैंक या वित्तीय संस्थाएं उनको लोन देती हैं। ये लोन सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन कम होते हैं, सिक्योर्ड लोन से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कोई भी अपना कोलेटरल सिक्योरिटी या किसी चीज़ के बिना, कोई सिक्योरिटी के बिना लोन नहीं देता है। तो वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है और टर्म लोन भी हो सकता है। यानी कि वर्किंग कैपिटल मतलब 1 साल तक का लोन, टर्म लोन होता है तो 1 साल के बियॉन्ड का जो भी लोन होता है उसको टर्म लोन कहते हैं। बैंक्स कोई भी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर हो सकती है, फॉरेन बैंक्स हो सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, जैसे LIC हुई, NBFCs हुए, ये सब वित्तीय संस्थाएं होती हैं। तो इस ढंग से बैंक्स जो हैं वो RBI द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, और वो जिसको जरूरत है उसको लोन देती हैं, और उनके थ्रू उसको अपना डिपॉजिट और एडवांसेस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट होता है बैंक्स का या वित्तीय संस्थाओं का। एक और मार्केट है इंश्योरेंस मार्केट, बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है। IRDAI इसको रेगुलेट करता है, LIC, SBI जनरल इसके पार्ट हैं इंश्योरेंस मार्केट के। इंश्योरेंस मार्केट को दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया जाता है, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का क्या काम होता है? वो लोग आप इंडिविजुअल की लाइफ को यानी जीवन का बीमा करते हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है जो कि गाड़ी का हुआ या मकान का हुआ, जो कि जिसके जो जीवित नहीं है ऐसी चीजों का इंश्योरेंस करती हैं, वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। ये किसी भी एसेट की, कोई भी वस्तु की या फिर किसी आदमी की जिंदगी की इकोनॉमिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जितने का उसने बीमा कराया है उतने तक की इकोनॉमिक वैल्यू को वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये इंश्योरेंस मार्केट का काम है, इसका रेगुलेटर IRDAI है। फिर पेंशन मार्केट है, PPF, NPS, ICICI प्रू, ये सब ये PFRDA के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट भारत में अभी चालू हुआ है, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर से है। अगर आप 60 के बाद रिटायर होते हैं तो आपके पास कोई इनकम होना चाहिए, कहीं से भी पैसा आपको मिलना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन यापन को, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती तब तक आप अच्छे से कर सकें। उसके लिए ये मार्केट चालू किया गया है, ताकि रिटायरमेंट के बाद आदमी को कुछ इनकम हो सके उसके लिए। तो उससे तो इसमें PPF, NPS ये लोग सब पार्टिसिपेट करते हैं। PPF के थ्रू आप सेव कर सकते हो पैसा, और उसके ऊपर ब्याज भी मिलता है। NPS के थ्रू आपको ब्याज नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको रिटर्न मिलता है उसमें। ICICI प्रू एक उसका पार्ट है इसका मार्केट का। और बेसिकली इसका काम यह है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी देशवासी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। एक मार्केट और है म्यूचुअल फंड्स, जिसके तहत आप शेयर मार्केट में अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना, आपको शेयर्स नहीं खरीदना, आपको मालूम नहीं कि कौन से शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे आएगा, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इसको कर सकते हो। आदित्य बिरला और SBI म्यूचुअल फंड इसके पार्ट है, सेबी इसका रेगुलेटर है। और इसमें जो आप पैसा लगाते हैं वो वित्तीय संस्थाएं फिर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं, या फिर 2-3 सेक्टर को मिला के, या फिर बॉन्ड में लगा सकते हैं, किसी में भी लगा सकते हैं जिस ढंग का उनका उन्होंने अपनी जो स्कीम है वो बनाई हुई है उसके तहत। और मार्केट के ऊपर उतार चढ़ाव के तहत वो उसमें पैसा कमाते हैं, और फिर आपको एज ए रिटर्न वो पैसा वापस करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड का एक मार्केट हुआ। एक मार्केट है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जिसके तहत जो RBI को पसंद नहीं है मार्केट,
और उसने उसको बैन भी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया। क्रिप्टो करेंसी में एक तो आरबीआई का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी आगे चल के धीरे धीरे करेंसी को रिप्लेस कर सकती है, इंडिया की करेंसी को रिप्लेस कर सकती है, इसलिए उसको वो पसंद नहीं था। क्रिप्टो करेंसीज में कुछ अंडरलाइन कुछ भी नहीं होता है, जैसे कोई भी आप शेयर खरीदते हो तो शेयर, उसका जो शेयर होता है वो अंडरलाइन होता है, आपने पैसा दिया उसका शेयर जो है अंडरलाइन होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी अंडरलाइन नहीं होता है। वो सिर्फ कोई फंडामेंटल्स के ऊपर नहीं चलता है, वो डिमांड सप्लाई के ऊपर पूरा चलता है, और उसमें अगर नुकसान हुआ तो आपको पूरा नुकसान हो जाएगा, अगर फायदा होगा तो पूरा आपको फायदा हो सकता है। ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ जानकारी नहीं रखेंगे, बस एक क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, इसको हमको मालूम रहना चाहिए। बट ओवरऑल इस मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होते हैं, और इसमें काफी फायदा और नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इन सब मार्केट्स का क्या फंक्शन है, फाइनेंशियल मार्केट्स का जो होता है उसका क्या मेन फंक्शन है, और मतलब उसके कारण से जो हमारी इकोनॉमी होती है वो काफी ऊपर की तरफ जा सकती है, अगर वो मार्केट्स अपना अच्छे ढंग से काम करते हैं तो। और इन इन मार्केट्स के बिना हमारी इकोनॉमी इतनी ग्रोथ नहीं दे सकती है। तो इनके 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले जितने भी सेविंग्स होती है उसको ज्यादा प्रोडक्टिव यूज में लाना, ये फाइनेंशियल मार्केट का काम है। तो आपने बैंक के थ्रू कुछ पैसा सेव सेव किया, आपको बैंक ने सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दिया 4%, 3.5% जो भी इंटरेस्ट देती है, या फिर आपने एफडी में लगाया तो 7-8% का जो भी इंटरेस्ट मिला। अब बैंक के पास वो पैसा आ गया, तो बैंक कुछ पैसा आरबीआई के पास रख के बाकी पैसा जो है वो लेंड करती है, करीब 70% पैसा वो जो है वो लेंड कर सकती है बैंक इसमें। तो वो 10% के आसपास उसको लेंड कर देती है और पैसा कमाती है। जो 4% आपको सेविंग में दिया उसमें वो 6% कमाती है, जो करंट अकाउंट में 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे वो 10% पूरा कमाती है, जहाँ एफडी है वहाँ पे 2% कमाती है। लेकिन ओवरऑल ये सब मिला के उसका 3 से 3.5% का एनआईएम होता है, जो कि उसको पैसा बन जाता है उससे। तो बैंक जो है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सेविंग्स को इसमें कन्वर्ट करती हैं इन फॉर्म ऑफ लोन, और उससे देश की प्रगति होती है। देश में जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसा मिलता है, और वो उसके साथ अपने बिजनेस को या इंडस्ट्री को या अपना घर बनाता है, या तो इस ढंग से आपने एक घर बनाया तो भी आपका देश के प्रति कंट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि आपका उतना जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन हुआ। तो इस ढंग से ये पूरा चक्रव्यूह चलता है, और सेविंग्स को अच्छे यूज में बैंक इस ढंग से काम में लेके आती है। फिर सबसे दूसरा काम होता है इनका, जो कोई भी सिक्योरिटी होती है उसकी प्राइसिंग करना। जो अगर बॉन्ड हुआ या फिर शेयर हुआ, उसकी प्राइसिंग कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि रिलायंस का जो भाव है 2700 है, तो वो क्यों ये रिलायंस का भाव है इतना 2700 क्यों होना चाहिए, और 5000 क्यों नहीं होना चाहिए, या 1000। तो ये मार्केट डिटरमिन करता है based on financials of the company, based on demand supply, based on many other things in the market। तो वो सब के ऊपर बेस करते हुए सिक्योरिटी की प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है, और उस प्राइस पे फिर ट्रेडिंग होती है। अगर वो कंपनी किसी कारण से बहुत अच्छा कर रही है तो उसके प्राइस फिर बढ़ती है, और उससे आपको फिर फायदा होता है अगर आपके पास वो सिक्योरिटी है तो। फिर फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विड बनाता है ये बायर्स। अभी अगर आपके पास पैसा पड़ा है और आपने उसको किसी लॉकर में जाकर रख दिया, तो उस एसेट का कोई काम में नहीं आता है वो। लेकिन अगर आपने उसको बैंक में जमा किया तो फिर उसको बैंक को लिक्विडिटी मिली, और लिक्विडिटी से उस बैंक ने लोन दिया किसी को। तो इस ढंग से फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विड बनाने का काम ये फाइनेंशियल मार्केट्स करते हैं। तो और इसी ढंग से आप शेयर मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो शेयर मार्केट में भी लिक्विडिटी बहुत आसानी से मिलती है। आपको शेयर चाहिए शेयर मिल जाएगा, आपको पैसा चाहिए पैसा मिल जाएगा, इमीडिएटली आप जाके बेच सकते हो या खरीद सकते हो शेयर्स को। तो इस ढंग से फाइनेंशियल मार्केट्स लिक्विड काफी होते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम होता है, क्योंकि वॉल्यूम में काम होता है यहाँ पे, ढेर सारा वॉल्यूम। जैसे शेयर मार्केट में जो है इतना सारा वॉल्यूम होता है रोज के रोज, तो उस वॉल्यूम में जब काम होता है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है वो कम होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट में काम हो रहा है। तो इस ढंग से कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को ये कम करते हैं। तो ये 4 फंक्शन हुए फाइनेंशियल मार्केट्स के, जो कि जिसके कारण से फाइनेंशियल मार्केट्स की हमारी इकोनॉमी में क्यों जरूरत है, इससे आपको आइडिया लगेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो काफी चीजें संभव करती हैं।
जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसी जगह दी देती है इन्वेस्टर्स को और डेटर्स को, दोनों को। इन्वेस्टर जो होता है वो जिसको पैसा लगाना है, डेटर्स को जिसको पैसा लेना है, दोनों को रिगार्डलेस साइज के बिना वो प्रॉपर उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। कोई छोटा आईपीओ लेके आएगा तो उसको भी ट्रीटमेंट बड़ा उतना ही मिलेगा जितना एक बड़ा आईपीओ लेके आने वाले को मिलेगा। अगर किसी को एक शेयर ट्रेड करना है रिलायंस का तो उसको भी उतना ही वही प्राइस मिलेगी जो कि 1 लाख शेयर ट्रेड करने वाले को मिलेगी। तो ये फाइनेंशियल मार्केट जो है फेयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट, अच्छा ढंग का ट्रीटमेंट किसी भी इन्वेस्टर को या किसी लोन लेने वाले को देते हैं। वो इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल का एक्सेस देते हैं। कैपिटल, आपको कैपिटल मिल सकता है ये इंडिविजुअल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसको भी बोरो करना रहता है, तो वो भी कैपिटल को एक्सेस करती है, लोगों के पैसे को यूज करती है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए उनको पैसा मिलता है। फिर इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट काफी कम होता है क्योंकि अभी आप शेयर मार्केट को लेंगे तो शेयर मार्केट में सबसे ऊपर में बीएसई एनएसई है, उसके ऊपर सेबी है। तो सेबी में इतने सारे लोग होते हैं जो मार्केट को मॉनिटर करते हैं। फिर उसके बाद एनएसई बीएसई में इतने सारे लोग होते हैं जो कि शेयर मार्केट को चलाते हैं। फिर उसके बाद उनके अंदर ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। फिर इंडिविजुअल अपन हम लोग करते हैं, कोई कंपनीज यही काम करती हैं शेयर मार्केट का ट्रेडिंग का। तो इतने सारे लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉयमेंट के तहत। बैंक में कितने सारे लोग काम करते हैं तो वो लोग सब एम्प्लॉयमेंट, बैंक की ग्रोथ होती है तो और भी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का काम करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, क्योंकि वो काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज से आती रहती है इसके तहत। तो फाइनेंशियल मार्केट्स का क्या है रोल इकोनॉमी में? तो सबसे पहला बायर्स और सेलर्स को साथ में लाते हैं कोई भी एक के खरीद बेच के लिए, और उनको एक साथ ट्रेड करने का एक मौका देते हैं। इस ढंग से वो प्राइस डिस्कवरी इसको कहते हैं। प्राइस उस पर्टिकुलर शेयर की, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, उस पर्टिकुलर बॉन्ड की, उस पर्टिकुलर कोई भी चीज, बैंक के लोन की, सबकी प्राइस डिस्कवरी का एक मैकेनिज्म है ये फाइनेंशियल मार्केट। इनका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है मार्केट में कैपिटल जो भी अवेलेबल है, जो पैसा अवेलेबल है, जो लिक्विडिटी अवेलेबल है, उसका एक एफिशिएंट एलोकेशन करना हर आदमी को, हर जिसको जरूरतमंद है, जिसको इस पैसे की जरूरत है, और इस ढंग से एसेट्स बनाना, नए एसेट्स बनाना। क्योंकि अगर आप आपका सेविंग बची, आपने आपका सपोज 10,000 रुपए का सेविंग्स है, आपने उस बैंक ने उसको किसी को 7,000 रुपए का लोन दिया, 7,000 रुपए से वो आदमी ने कुछ सामान खरीदा अपने बिजनेस के लिए, तो वो पैसा किसी और के पास गया। इसी ढंग से वो जो जिस आदमी के पास गया वो और भी सामान लेके आता है। ऐसे करते ये मार्केट में रोटेशन, उस 10,000 के रोटेशन को वो बढ़ाता है कंटिन्यूसली, वो पैसे को और रोटेट करता रहता है कंटिन्यूस। तो इस ढंग से मार्केट में पैसे का रोटेशन होता है, एफिशिएंट एलोकेशन होता है कैपिटल का, और फाइनेंशियल एसेट्स बनते हैं नए नए। उसके अलावा फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और पैसा, फाइनेंशियल मार्केट्स ग्लोबल इकोनॉमी बनाते हैं और उसको स्मूथली चलाने की कोशिश करते हैं, और इन्वेस्टर्स को कैपिटल गेन्स दिलाने की कोशिश करते हैं इस फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। तो ये इनका बहुत बड़ा फंक्शन होता है। फ्लो ऑफ कैपिटल होता है, फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करना, किसी के भाई किसी को जरूरत है पैसे की, भाई अभी आज मैंने लोन लिया हुआ है बैंक से, तो मुझे सपोज वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए का वो फ्लो आ जाता है उसके पास। ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत अच्छे से चलाने का काम भी ये करते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी अच्छे चलेगी तो उसके हिसाब से फिर ग्लोबल इकोनॉमी भी चलेगी, तो सारी ग्लोबल इकोनॉमी इसके तहत चलती है। अब इसमें जो शेयर मार्केट भी काम करता है, इसमें करेंसी मार्केट भी काम करता है, कमोडिटीज मार्केट भी काम करता है। इस तरह से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी एक इकोनॉमी के रूप में चलती है और स्मूथली चलती है। और इसके बाद इन्वेस्टर्स जो है उनको इसमें अगर आपने किसी भी कंपनी में पैसा लगाया है तो आपको उसके तहत कैपिटल गेन्स चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको उसके रिटर्न चाहिए, तो वो आपको मिलता है इसके लिए। फिर बॉटम लाइन क्या है सब की? फाइनेंशियल मार्केट्स लिक्विडिटी देते हैं, कैपिटल देते हैं, पार्टिसिपेशन देते हैं, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और स्टेबिलिटी बनी रहे मार्केट्स में। फाइनेंशियल मार्केट के बिना कैपिटल जो है वो बराबर जाएगा नहीं सब लोगों के पास।
इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कॉमर्स और ट्रेड नहीं हो पाएंगी, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कम हो जाएंगी काफी कुछ। फिर बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस मार्केट में और इतने सारे प्लेयर्स होने के कारण से पैसा आता है और जाता रहता है कंटिन्यूस, और उसके बाद उस मार्केट के तहत स्टॉक मार्केट हुआ, बॉन्ड मार्केट हुआ, बैंक्स हुआ, ये सबसे पैसा रेज करके इन्वेस्टर्स पैसा देते हैं और जो जिसको जरूरत पड़ती है वो पैसा लेता है इसमें। इसका एक बहुत बड़ा अंग स्पेकुलेटर्स भी है। बिना स्पेकुलेटर्स के मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आती है। तो अगर आप शेयर मार्केट की जब बात करते हैं तो शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए खेलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए खेलते हैं। आज मैंने सुबह खरीदा, शाम को बेच दिया, या आज सुबह मैंने बेचा और शाम को खरीद लिया, ऐसे करके ये स्पेकुलेट करते हैं मार्केट के अंदर। तो लिक्विडिटी प्रदान करते हैं उस मार्केट में कि भाई मेरे को मेरा शेयर बेचना है, आपको खरीदना है, तो आप खरीद लेते हो, लिक्विडिटी आ जाती है मार्केट में, क्योंकि आपको आपका बिक गया शेयर और आपका खरीद लिया वो सामने वाले ने, और इस ढंग से वो डायरेक्शन बेट लेते हैं उस मार्केट के ऊपर कि भाई ये ऊपर जाएगा, यहाँ से मैंने खरीद लिया है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे वो स्पेकुलेट करते हैं। तो उसी समय इस मार्केट में हेजर्स होते हैं जो कि अब आपके पास सपोज शेयर है, आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से गिरने वाला है, आप शेयर है आप बेचोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो आप क्या करते हो, आप जाके उसका इंडेक्स फ्यूचर्स का कुछ बेच देते हो, फ्यूचर का बेच देते हो, तो ढंग से आप हेज करते हो। इसी ढंग से करेंसी मार्केट होता है। करेंसी मार्केट में आपको मालूम है कि मेरे पास पैसा आने वाला है, थोड़े दिन में ये जो है करेंसी मार्केट जो है वो नीचे गिर जाएगा, तो मेरे को अपना इस एक्सपोर्ट जो है वो हेज करना है, तो ये मार्केट के थ्रू आप हेज कर सकते हो। आर्बिट्राजर जो होते हैं तो इस ढंग से वो अपनी रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं हेजर्स। आर्बिट्राजर जो होते हैं वो एक मार्केट और दूसरे मार्केट में अलग अलग रेट प्राइस होती है, अलग अलग रेट्स होते हैं, उन सब के बीच में जो मिस प्राइसिंग होती है उसको वो लेने की कोशिश करते हैं, और जो भी मार्केट की एनोमलीज होती हैं जिसके कारण से ये मिस प्राइसिंग हुई, तो जैसे कि बीएससी और एनएससी अलग अलग है, तो एक ही शेयर का दाम बीएससी में कुछ और हो सकता है, एनएससी में कुछ और होता है, तो आर्बिट्राजर उस डिफरेंस को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो मार्केट वापस उसी लेवल पे आ जाता है कि दोनों की प्राइस एक हो जाती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मार्केट है, मैंने सिर्फ बीएससी एनएससी का एग्जांपल दिया है। अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग ट्रेडिंग होती है, उसके कारण से आर्बिट्राज बनता है, और आर्बिट्राज बनने के कारण से उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं कई लोग। ब्रोकर्स इस मार्केट का एक बहुत अभिन्न अंग है, क्योंकि ब्रोकर्स बायर और सेलर को साथ में लेके आते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस का हल के लिए हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट के लिए हो, चाहे वो बॉन्ड मार्केट के लिए हो, चाहे कोई भी मार्केट के लिए हो, ब्रोकर इस मार्केट का एक बहुत अभिन्न अंग है, और वो लोग कमीशन, इसका एक छोटा सा कमीशन लेते हैं इस पूरे अपने सर्विसेज देने के लिए। तो ये फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी में हमारे, ये हमने इसको समझने की कोशिश की इस मार्केट के इस स्लाइड के थ्रू। तो फाइनेंशियल मार्केट्स के रेगुलेटर्स होते हैं, अलग अलग रेगुलेटर्स हैं। तो अपन ने पढ़ा था वहाँ पे कि आरबीआई जो है बैंक को रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करता है, वैसे सेबी जो है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, और म्यूचुअल फंड मार्केट को रेगुलेट करता है, कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए जो है वो पेंशन और प्रोविडेंट फंड मार्केट को रेगुलेट करता है। आईआरडीआई जो है वो इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है, और एफएमसी एक मार्केट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, बट एमएफसी भी एक मार्केट है जो कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का एक है। आप जो भी डेरिवेटिव्स के थ्रू जो काम करते हो वो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अंदर आता है, तो वो उस मार्केट को रेगुलेट करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, सेविंग्स को लाता है और उसको अल्टीमेट जिसको चाहिए उसको पैसा देता है, फिर कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपयोग कर सकें, और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह से बढ़ सके। कैपिटल फॉर्मेशन जितना आप सेविंग्स करोगे, जितना आप उसको सेविंग्स को मोबिलाइज करोगे, और जितना आप उसको इन्वेस्ट करके टाइमली उसका यूज करोगे, उस ढंग से आपका कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने से देश की इकोनॉमी बढ़ती है, देश की इकोनॉमी बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है। बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या है, कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबी जिसमें शामिल हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स, एसएफबी पेमेंट बैंक्स हैं, अलग अलग जो पेमेंट बैंक्स होते हैं जो यूपीआई और इसके साथ पेमेंट करते हैं, वो छोटे वाले बैंक्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स होते हैं। एनबीएफसीज होती हैं
जो कि आरबीआई द्वारा रेगुलेट की जाती है, इट बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी सिस्टम इन द कंट्री। आरबीआई जो है वो पूरे देश के मॉनेटरी सिस्टम को संभालती है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा लिक्विडिटी या कम लिक्विडिटी नहीं होना चाहिए मार्केट में, ये सब चीज़ें आरबीआई इंश्योर करती है मार्केट को। आरबीआई जो है गवर्नमेंट से भी, पीएफआरडीए, आईआरडीए के साथ मिल के काम करती है और इस पूरे मार्केट को चलाती है। तो अब हम ये फाइनेंशियल मार्केट्स में रेगुलेटर्स का क्या काम है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जिसको कहते हैं वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या फंक्शंस हैं? इंपॉर्टेंट जो उसका जो फंक्शन है वो है मॉनेटरी कंट्रोल, मतलब कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, और रेगुलेशन और सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आरबीआई जो है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ध्यान देती है, उनका उनका रेगुलेट करती है। और उसके अलावा उसका मॉनेटरी कंट्रोल का काम है कि वो इंश्योर करती है कि कोई भी जो है इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा ना हो, और ये उसका प्राइमरी फंक्शन है। और यही फंक्शन जो है वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक्स का होता है, और जो कि ओवरऑल बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ को ध्यान रखते हैं, और मॉनेटरी जो कंट्रोल होता है वो इसको करते हैं। ये दोनों प्राइमरी फंक्शन है ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स के। तो मॉनेटरी कंट्रोल किस ढंग से किया जाता है आरबीआई द्वारा? आरबीआई सीआरआर एसएलआर को बढ़ाती घटाती है। सीआरआर एसएलआर क्या है? सीआरआर जो है वो कैश रिजर्व रेशियो होता है, एसएलआर जो होता है वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो अब जब आप 10,000 रुपए बैंक को दे दें तो बैंक को कुछ पैसा रिजर्व बैंक के साथ पास रखना पड़ता है। सीआरआर अभी वर्तमान में 4% है, तो उतना 4% उसको कैश के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखना पड़ता है। और एसएलआर अभी वर्तमान में 19% है, तो 19% उतना आपको बैंक के साथ रखना पड़ता है। तो 23% पैसा आपका चला गया, आपको 77% पैसे पे काम करना है बैंक्स को। तो ये सीआरआर या एसएलआर को आरबीआई बढ़ाती घटाती रहती है, जिससे कि मार्केट में लिक्विडिटी कम ज़्यादा हो। जैसे उसको समझ में आए कि हाँ ये मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है, तो एसएलआर को बढ़ा देगी। एसएलआर बढ़ा देगी तो मार्केट से लिक्विडिटी कम होती जाएगी। ऐसे ही वो सीआरआर को घटा बढ़ा सकती है। उसके अलावा बैंक को रेपो रेट वो कंट्रोल करती है, क्योंकि अगर उसको लगता है कि इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, तो वो उस एक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो रेपो रेट को बढ़ा देती है। तो रेपो रेट, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि आपका लेंडिंग रेट बढ़ गया। आपको 10% के आसपास अगर लोन मिला था, तो वो हो सकता है 10.5 पे मिले आप। तो आप जो है थोड़ा कंजर्वेटिव है, क्योंकि हम अब ज़्यादा लोन नहीं ले सकते। तो इस ढंग से वो बैंक के रेपो रेट को घटा बढ़ा के मॉनेटरी कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। इस ढंग से वो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट क्या होंगे मार्केट में वो डिटरमिन करती है। वर्तमान में हमारा जो रेपो रेट है वो 6.5% पे है। उस 6.5% से बैंक्स डिटरमिन करती हैं कि हमको हमारा डिपॉजिट रेट क्या रखना है, हमको हमारा लेंडिंग रेट क्या रखना है। इस ढंग से उसको वो कंट्रोल करती है। तो आरबीआई ने एक रेट डिटरमिन किया, उसके साथ बैंक्स ने अपना रेट डिटरमिन किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपना रेट डिटरमिन किया। उसी से मार्केट में लिक्विडिटी क्या रहेगी, ये सब चीज़ें डिटरमिन होती है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो आपका शेयर मार्केट में भी कम पैसा जाएगा, बॉन्ड मार्केट में कम पैसा जाएगा, बैंक के पास कम पैसा रहेगा। मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ती रहेगी। तो ये आरबीआई का फंक्शन है बहुत बड़ा जो वो करती है। आरबीआई जो है वो किसी भी वित्तीय संस्था को या फिर बैंकिंग बैंक को सबसे अंतिम में अगर जिसको क्या पैसों की जरूरत है, सब मार्केट में पूरा वो सब टटोल लेंगे, कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली जाके वो आरबीआई से जाके पैसा लेंगे। तो इट इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू बैंकिंग सिस्टम। गवर्नमेंट को भी आरबीआई ही पैसा दिलवाती है। जैसे गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो ऑक्शन अगर करवाती है आरबीआई, जाके मार्केट से पैसा लेके गवर्नमेंट को देती है। और पेमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, जिसके तहत आप किसी भी आदमी को, संस्था को, किसी को भी पैसा आप भेज सकते हो, वो आरबीआई ही
उस पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलाती है, एफिशिएंटली चलाने की कोशिश करती है, ताकि आप आराम से पैसा किसी इंडिविजुअल को या किसी संस्था को आप पैसा आराम से ट्रांसफर कर सको। फिर नए नए करेंसी नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ के जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इशू होते हैं, बाकी नए करेंसी नोट, कॉइन्स, ये सब आरबीआई ही इशू करती है। और उनको बदलना, उनको नए नोट देना मार्केट में, पुराने नोट को वापस लेना, ये सब काम आरबीआई का है। वो पुराने नोट को डिस्ट्रॉय भी करती है, नए नोट्स को इशू भी करती है मार्केट में। ये एक काम है आरबीआई का बहुत बड़ा। और इससे वो करेंसी का जो जरूरत है मार्केट में, उसको पूरा सप्लाई को इंश्योर करती है कि पूरी सप्लाई हमेशा रहे मार्केट में। फिर बैंकिंग ऑपरेशन में वो ब्रॉड पैरामीटर्स, जैसे मैंने बोला रिपो रेट, आरबीआई ने डिटरमाइन कर दिया कि 6.5% अभी रिपो रेट रहेगा। अब उसके तहत आपको अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना है कि आपको कितना, किससे क्या चार्ज करना है, कितना किसको आपको देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये ब्रॉड पैरामीटर्स आरबीआई बनाती है, और उसके तहत फिर फाइनेंशियल सिस्टम और बैंक्स ऑपरेट करते हैं इस पूरे सिस्टम में। इनका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव यही है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रति लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे हमेशा, डिपॉजिटर्स का जो है इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, और इसके तहत वो कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग जो है सर्विसेज इंडिया में मिलती रहे। तो आपको अगर ध्यान हो कि पुराने जमाने में अगर हम ड्राफ्ट बनवाते थे तो हमको काफी चार्जेस लगते थे, हमको ड्राफ्ट का पैसा तुरंत नहीं मिलता था। आज के जमाने में हम पैसा किसी को ट्रांसफर करना है, हम 1 सेकेंड में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको इमीडिएट पैसा मिल जाता है बैंकिंग। तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग कहते हैं। इस ढंग से आरबीआई इंश्योर करती है कि हम कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग चलाएं मार्केट में, बैंक को भी फायदा हो और अपना पब्लिक को भी फायदा हो। इस ढंग से कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग को चलाने का काम आरबीआई का है। और वो बहुत सारे अलग अलग प्रोसीजर्स, नॉर्म्स बैंकिंग सिस्टम को एडवाइस करती रहती है टाइम से। उसका बेस रहता है सारा का सारा उस जो भी वो आदेश देती है उसके तहत ही बैंक द्वारा अपना काम किया जाता है। बैंक उसी के तहत फिर अपने सिस्टम्स, प्रोसीजर्स सब बनाते हैं। आरबीआई का गाइडलाइन के लिए बाइबल या गीता जैसा काम होता है। तो और वो जैसे एसेट क्लासिफिकेशन है, प्रोविजनिंग का आपको कितना करना है, आपको कौन सा अकाउंट में कितना क्या प्रोविजन करना है, एनपी अकाउंट में कितना प्रोविजन करना है, अलग अलग तरह के अकाउंट से लॉस एसेट्स होते हैं, सबस्टैंडर्ड एसेट होता है, डाउटफुल एसेट होता है। इस ढंग से आपको किस में कितना कितना प्रोविजन करना है, ये आरबीआई द्वारा बताया जाता है। बैंकिंग ऑपरेशंस क्या क्या रहेंगे, आपको किसी को लोन देना है तो क्या आपके नॉर्म्स रहेंगे, ये आरबीआई एक जनरल उसमें बता देता है। उसके तहत फिर आपको अपने बोर्ड से अप्रूवल लेके बैंक को उसका वो करता है, और उसके उसी के तहत वो अपना पूरा गवर्निंग करता है अलग अलग सेक्टर्स का, बैंकिंग का सेक्टर का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, एनबीएफसीज का, सबका गवर्निंग आरबीआई करता है। फिर देश में कितने फॉरेक्स रिजर्व रहेंगे, आज हमारा देश में 704 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व हैं, और हमारा देश जो है 4th नंबर पे है वर्ल्ड में फॉरेक्स रिजर्व के मामले में। चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, उसके बाद हमारा नंबर आता है। तो ये जो काम है आरबीआई का, फॉरेक्स रिजर्व कितना रहेगा कंट्री को, कितना जरूरत है, फेमा के तहत वो सारे फॉरेन एक्सचेंज में काम करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करता है। जैसे कि अभी 84 को उसने 84 रुपीज पर डॉलर उसने उसको क्रॉस करने नहीं दिया है, तो उसको काफी दिनों से उस रेट को वो चला रहा है वो रेट को। और ये उसका एक वो रहता है कि भाई मेरे को स्टेबलाइज रखना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, नहीं तो अगर एकदम एप्रिसिएशन एकदम डेप्रिसिएशन होता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो जाता है उस कारण से। फिर रिजर्व बैंक जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव भी रहता है। तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड को कंट्रोल करना, उसको फैसिलिटेट करना, उसका बाहर आपको पैसा भेजना है, उसको ऑर्डरली पैसा जाए और उसका ऑर्डरली पैसा मिलता रहे, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को बराबर चलता रहे, ये आरबीआई का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। फिर वो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का भी एक रेगुलेटर और सुपरवाइजर है, और उसको टाइमली अपग्रेड करता रहता है, ताकि
आपको अच्छा सा आपको कहीं पैसा ट्रांसफर करने का मौका है तो आप उसको कर सकते हैं। आप आराम से पैसा ट्रांसफर करो, किसी को भी पैसा देने का वो कर सकते हैं। और जो भी जरूरत हो, जैसी जरूरत हो वैसे आप कर सकते हो। और उसके अलावा जनरल पब्लिक में बैंकों के प्रति और आरबीआई के प्रति कॉन्फिडेंस बना रहे हमेशा। फिर वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बैंकर के रूप में भी काम करता है। उनका मेन काम यही है उसमें कि सफिशिएंट लिक्विडिटी रहे और ताकि बैंक्स को गवर्नमेंट को पैसा मिलता रहे टाइम से। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बोरिंग प्लान को पूरा बनाता है और गवर्नमेंट से कंसल्ट करके और उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जिस ढंग से उनको फंड्स चाहिए वो ऑक्शन के थ्रू लेने की कोशिश करता है मार्केट से। और लेने मतलब लेने लेता ही है वो। और तो ऑक्शन के थ्रू जब करता है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। और जब वो ट्रेडिंग होती है और उसके तहत होता है तो वो सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। मेनली वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू गवर्नमेंट के लिए फंड्स जुटाता है। फिर डेवलपमेंट फंक्शंस करता है जैसे कि नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, डीआईसीजीसी, ये सब के का जो है सेटअप आरबीआई करता है। आरबीआई ने ही उसमें अपना फंड पैसा लगाया है और उसके इन सबको बोला है कि अब आपको इस संस्था को डेवलप करना है। तो नाबार्ड जो है वो कृषि के लिए करता है। सिडबी जो है वो छोटे इंडस्ट्रीज को डेवलप करता है। एनएचबी जो है वो क्या कहते हैं अपना हाउसिंग सेक्टर को डेवलप करता है। डीआईसीजीसी जो है वो आपके 5 लाख तक के कोई भी डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये सब काम आरबीआई करता है। वो संस्थाओं में पैसा लगा के उन संस्थाओं को आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उन पर्टिकुलर सेक्टर्स को डेवलप करने की उनको प्रेरणा देता है, आदेश देता है ताकि वो उन सेक्टर्स को और बढ़ावा से। हमारा कृषि बहुत बड़ा एक इशू है और उसको बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है ताकि हम अपने खाने पीने के मामले में हम सेल्फ सफिशिएंट रहे हमेशा। तो उसके लिए वो नाबार्ड के थ्रू ये सब काम करवाता है। जो छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना हमारा बहुत बड़ा काम है क्योंकि वही लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का काम देते हैं। तो छोटी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए सिडबी का उसने किया हुआ है। हाउसिंग, हर आदमी को घर होना चाहिए अपना खुद का, तो उसके लिए नेशनल हाउसिंग बैंक का वो प्रोविजन है। डीआईसीजीसी आपका आपके छोटे डिपॉजिटर्स हैं उनको सब प्रोटेक्ट होना चाहिए, उनका पैसा प्रोटेक्ट रहना चाहिए। कोई बैंक फेल होने के कारण से उसको वो नहीं नुकसान होना चाहिए। तो उसके तहत वो डीआईसीजीसी के को फंडिंग करके रखता है और वो फिर डीआईसीजीसी कभी कोई बैंक फेल हो जाए तो उसको पैसा देती है। तो ये सब सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के लिए और इन सबको डेवलप करने का काम आरबीआई को गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। और उसके अलावा सबसे बड़ा फंक्शन उसका जो है कि क्योंकि आप देखते हैं हर आदमी जो है वो बैंक से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जो दराज के गाँव में होते हैं लोग बहुत अंदर डीप में रहते हैं। कई शहर में लोग होते हैं, वो लोग सब बैंकिंग से उनको आइडिया नहीं रहता कि बैंकिंग क्या होती है और बैंकिंग से कैसे अपन पॉलिसीज डेवलप कर सकते हैं, गाइडलाइंस को कैसे अपन वो कर सकते हैं, मतलब बैंक अपन कैसे अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। तो इन सब लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब इनको मुख्य धारा में लाना, ये एक काम है आरबीआई का जो कि वो बैंक्स के थ्रू करवाता है। उसमें वो उनको इंश्योर करता है कि वो लोग सब हर आदमी के पास एक अकाउंट हो, बेसिक सेविंग्स अकाउंट का, और उसका फिर उस अकाउंट के थ्रू डेवलपमेंट हो। उस अकाउंट के थ्रू गवर्नमेंट का जो कैशबैक जो भी पैसा देती है गवर्नमेंट किसानों को 2,000 रुपया पर क्वार्टर या ऐसा जो भी पैसा देती है वो पैसा आता है। और इस ढंग से वो उन लोगों को, हर आदमी को ऊपर उठाने के लिए ये फाइनेंशियल इंक्लूजन काम आरबीआई का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। हमारा अगला जो रेगुलेटर है वो है सेबी, जो कि कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस इकोनॉमी में। कैपिटल मार्केट के थ्रू कंपनी जो है वो फंड्स इकट्ठा करती हैं आप उसके कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो अगर किसी आदमी को बिना कोई इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरेस्ट के अगर कोई पैसा चाहिए तो वो कैपिटल मार्केट के थ्रू वो रेज करता है। कोई भी कंपनी को, जो लिमिटेड कंपनी है उसको वो पैसा रेज कर सकता है ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो, इकोनॉमी में बढ़े। उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। तो
तो कंपनी इस ढंग से पैसा अपना रेज करती है और वो मार्केट में लिस्ट होती है। फिर लिस्ट होने के बाद फिर वो उनके शेयर जो है वो मार्केट में ट्रेड होते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। ये प्राइमरी मार्केट था, वो सेकेंडरी मार्केट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और एफिशिएंट वे है, चैनल है फंड्स को मोबिलाइज करने का। जिसके पास फंड्स हैं वो पैसा उसको लगाने का, जिसके पास जिसको जरूरत है उसको पैसा मिलने का। और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा स्रोत है ये। इसके इससे काफी इकोनॉमी में पैसे की जरूरत को पूरा किया जाता है। कैपिटल मार्केट एक मेजर कैटलिस्ट है जो कि इकोनॉमी को एफिशिएंट बनाने में बहुत बड़ा उसका एक हाथ है। और वो कॉम्पिटिटिव है क्योंकि उसमें प्राइस जो है वो एकदम नैरो बैंड में मिलती है। आपको आपको कोई भी चीज खरीदना है बेचना है एकदम 50 पैसे या 1 रुपए के अंतर्गत में आपको कोई भी शेयर आपको मिल जाता है। और काफी इनोवेटिव है क्योंकि इसमें एफिशिएंसी बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इमीडिएटली आप अगर जैसे कंपनी को पैसा रेज करना है तो वो सेबी के पास जाता है, अपने फंडामेंटल्स फाइनेंशियल इश्यू सब देता है, सेबी उसको अप्रूव करती है, शेयर मार्केट में आता है, पैसा रेज कर लेता है। पैसा रेज करने के बाद फिर वो उस पैसे को अपने कंपनी के ग्रोथ में लगाता है। तो ये एक एफिशिएंट और इनोवेटिव वे है। और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा लिंक है ये आपस में जो होता है। सेबी जो है वो, एक मिनट, हाँ। तो सेबी जो है वो उसका एक उसकी उसको सेबी को जो है 1992 में एक बहुत बड़े स्कैम के बाद चालू किया गया था ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं गलत हाथों में नहीं चला जाए। और सेबी जो है उसको मॉनिटर करती रहती है और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, और रूल्स और रेगुलेशंस बना बना के और उस ढंग से उसको चला के मार्केट को ढंग से चलाने का वो बना के ये सेबी जो है इसको करती है इस काम को। फिर सेबी का जो एक काम है कि भारत की कैपिटल मार्केट है उसको सिस्टमेटिक मैनर में चलाए, उसका इन्वेस्टर्स को जो है ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट, अच्छा सा एक साफ सुथरा और दिखने क्लियर दिखने वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसके तहत वो इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि अगर आप पैसा लगाना चाहते हो किसी कंपनी में तो आपको सब उस कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सब चीज आपको मालूम रहना चाहिए। तो सेबी जो है वो सारे मैल प्रैक्टिसेस जो होते हैं कैपिटल मार्केट में उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है। गुड मॉर्निंग बोलिए। मैं बात करता हूँ आज, आई टॉक टू यू आफ्टर 1 o'clock। मैं मेरे हाथ में नहीं है, वो सामने वाले के हाथ में, मैं उससे बात करता हूँ। मैं तो रोज ही कर रहा हूँ उससे बात, मैं रोज बात कर रहा हूँ उससे। हाँ मैं बोलता हूँ। हाँ, तो सेबी जो है वो भारतीय कैपिटल मार्केट का जो है वो सिस्टमेटिक मैटर में चलाना, उसके इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट देना और जितने भी मैल प्रैक्टिसेस हैं उन सबको
खत्म करना, बंद करना और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बढ़ाना, ये सेबी का काम है। फिर सेबी जो है आईपीओज और एफपीओज का काम करती है। मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज कि आईपीओ और एफपीओ जो का जो काम है वो सेबी इस मार्केट में पूरा उसको ढंग से चलाने का, ढंग से वो आईपीओ सब कंपनीज को पैसा रेज हो और ये मतलब और इन्वेस्टर्स का जो पैसा प्रोटेक्टेड रहे, ये सब चीज़ों को इंश्योर करती है सेबी। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई कंपनी बढ़ा के अपने प्राइस बना दे और फिर उसके तहत फिर उसका प्राइस गिर जाए और इन्वेस्टर्स का नुकसान हो जाए इस कारण से। फिर कैपिटल मार्केट क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि ट्रेडर्स है मार्केट में, तो सेबी का फंक्शन ट्रेडर्स को भी प्रोटेक्ट करना है। एज एन इन्वेस्टर इन द मार्केट, एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इन द मार्केट, वो ट्रेडर्स के भी फंक्शन को, ट्रेडर्स के को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और वो इंश्योर करती है कि ये लोग कोई मार्केट के फ्रॉड में या ऐसी कोई चीज़ में विक्टिम नहीं बन जाए। आप एज अ ट्रेडर आपने सपोज आज सुबह कोई एक शेयर लिया 10 रुपए के प्रॉफिट के लिए और किसी ने मार्केट को मैनिपुलेट करके उसको मार्केट को एकदम गिरा दिया धमाके से, तो ऐसी सब चीजें नहीं होना चाहिए। वो सेबी इंश्योर करती है मार्केट में कोई फ्रॉड नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुए। और सेबी जो है वो मेडिएटर है मार्केट का। मार्केट के ट्रांजेक्शंस सही सही ढंग से हो, सही और सिक्योर एनवायरनमेंट में हो, ये इंश्योर करती है। और हर एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, जो भी ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, एनबीएफसीज हैं, ये सबको वो मॉनिटर करती है और उनको सबका इंश्योर करती है कि वो बराबर ढंग से अपनी काम को करते रहें। कोई किसी चीज़ को मैनिपुलेट नहीं करे, कोई किसी चीज़ को गलत ढंग से नहीं ले, कोई इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट नहीं करे, कोई इन्वेस्टर्स को धोखा नहीं दे। ये सेबी का काम है। वो आरबीआई के साथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मार्केट, जो फॉरेक्स का जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मार्केट है, उसको भी वो ऑपरेट करती है एक्सचेंज के थ्रू। तो इसलिए वो, क्योंकि वो एक्सचेंजेस में डील होता है, इसलिए वो उसका एक काम है उस फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट को जो कि फॉरेक्स से रिलेटेड है, उसको ऑपरेट करना। फिर सेबी के पास क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी लेजिस्लेटिव और क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। क्वाजी का मतलब ये होता है कि वो पूरी तरह से उनकी पावर्स नहीं है, लेकिन सेबी जो है किसी को फाइन कर सकती है, सेबी किसी को मार्केट से बैन कर सकती है, वो किसी को जेल नहीं भेज सकती, लेकिन वो ये दूसरे काम करके फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कुछ भी अगर गलत काम होगा तो उसको फाइन करके, मार्केट से बैन करके, ऐसे अलग अलग ढंग से अपने पावर्स को यूज करके सेबी उसको मार्केट से हटा सकती है। उसके पास जो पावर्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर के लिए भी एप्लीकेबल है, और वो ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंजेस को और म्यूचुअल फंड के घरों को ध्यान से देखती है सेबी। तो सेबी का कैपिटल मार्केट के रूप में ये फंक्शन हुए। फिर हमारा अगला रेगुलेटर जो है वो है IRDAI। तो IRDAI का क्या काम है? अब इंश्योरेंस का एक सेक्टर है, वो भी फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इंश्योरेंस का क्या काम है? इंश्योरेंस जो है वो किसी भी एसेट जो होता है, कोई एसेट होता है, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू या किसी की जिंदगी की फाइनेंशियल वैल्यू को प्रोटेक्ट करने का काम इंश्योरेंस करता है। जिस लेवल तक उस आदमी ने इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है उसमें, अगर आपने 25 लाख तक का इंश्योरेंस लिया है मार्केट से, तो आपका 25 लाख तक के सेट की वैल्यू या 25 लाख तक के लाइफ की वैल्यू को प्रोटेक्ट किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस चीज का इंश्योरेंस ले रहे हो। अब आपने कार का लिया, उसका जरूरी नहीं है आपकी कार 25 लाख की हो, और आपकी कार 5 लाख की है तो 5 लाख का इंश्योरेंस ही मिलेगा आपको, 25 लाख का नहीं मिलेगा। तो इसको लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस को क्लासिफाई किया जाता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। और इस इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंश्योरर जो है वो कोई भी जिस जिस आदमी ने इंश्योरेंस कराया है, उसका कोई भी लॉस होगा उसके कारण से, उस प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का लॉस हो, या लाइफ का लॉस हो, या कोई डैमेज हो, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो इसके तहत आपको नुकसान हुआ हो, या आपका कोई मेडिक्लेम के तहत आपको बीमारी हो गई हो उसके तहत आपको हुआ हो, ये सब केस में उस आदमी को पैसा मिलेगा। और ये सब एक छोटा सा आप वो करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, छोटा सा अमाउंट प्रीमियम देते हैं जिसको कहते हैं, और वो प्रीमियम के तहत आपको इंश्योरेंस आपको वो पैसा देता है। तो ज़्यादातर इंश्योरेंस ट्रांजैक्शन में एक इंटरमीडिएट हो रहा है जो कि इंश्योरेंस एजेंट होता है, जो कि इंश्योरेंस जो बेचने वाला है और इंश्योरेंस जो खरीदने वाला है, दोनों को साथ में लेके आ रहा है।
सन 2000 तक इंश्योरेंस में सिर्फ 2 प्लेयर थे, LIC और GIC। LIC लाइफ के लिए था, GIC नॉन लाइफ के लिए था। GIC की 4 सब्सिडरी थी, वो चारों सब्सिडरी जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ये सब GIC की सब्सिडरीज थी। और ये लोग जो है वो इंश्योरेंस करते थे उसमें। अब उन चारों सब्सिडरीज को अलग कर दिया गया है, वो चारों इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस हो गए हैं। GIC जो है वो री इंश्योरर हो गई है, मतलब वो इन चारों इंश्योरेंस कंपनी का कोई इंश्योरेंस होता है, वो GIC री इंश्योर करती है। GIC वर्ल्ड मार्केट में जाके और उसको री इंश्योर करती है। प्राइवेट सेक्टर को 1999 में चालू किया था इंश्योरेंस में, और जब इंश्योरेंस सेक्टर को पूरा खोला गया था। तो ये मेन अब प्लेयर्स हो गए हैं। LIC अभी भी इंश्योरेंस का काम करती है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस का काम करती है LIC का, लेकिन और भी दूसरे फंक्शंस हो गए हैं। उसके बाद मेडिक्लेम का भी काम होता है, तो दूसरे और भी कई चीज़ें उसने की हुई है। और ऐसे ही नॉन लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी हैं, पब्लिक सेक्टर्स भी है, और जो गवर्नमेंट के इसमें है। तो ये लोग सब इंश्योरेंस का काम एफिशिएंटली चलाने का काम करते हैं, और IRDAI इन सब के ऊपर रेगुलेट करता है इनको। IRDAI जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, और वो उसका 1999 में उसको बनाया गया था। IRDAI में 10 मेंबर हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नियुक्त करती है। और उसका इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? IRDAI के ऑब्जेक्टिव हैं कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको सिक्योर, मतलब उसको पॉलिसी होल्डर को जरूरत पड़ने पे उसका वो पैसा मिलना चाहिए, और उसको फेयर ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं हो कि उसके पास उसको इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा लगाया जाए, या उसको कुछ भी कोई भी कम इंश्योरेंस दिया जाए, या उसका पैसा उसको वापस नहीं मिले। जो भी उसके इंटरेस्ट हैं पॉलिसी होल्डर्स के, उसको प्रोटेक्ट किए जाए, क्योंकि अगर पॉलिसी होल्डर नहीं रहेगा तो इंश्योरेंस कंपनीज भी नहीं एग्जिस्ट करेंगी। तो पॉलिसी होल्डर्स हैं तो उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, सबसे पहला काम IRDAI का वो है। फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तेजी से बढ़ोतरी हो और ढंग से बढ़ोतरी हो, ये IRDAI इंश्योर करती है। ये और कॉमन आदमी जो है उसको इसका फायदा मिलता रहे, और इसके तहत, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस में हमेशा आप देखिए लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। अगर आप देखा जाए तो 1 साल का भी इंश्योरेंस होता है, जैसे आप कार का इंश्योरेंस करेंगे, पर आप उसको हर साल करते जाएंगे, तो आपका 15-20 साल तक आप उस कार का इंश्योरेंस करते जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। ऐसे ही आप अगर अपने लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं तो आप 30-40 साल के लिए करीब करीब करते हैं कोई भी लाइफ इंश्योरेंस। तो 30-40 साल के लिए आप जब करते हो तो आप लॉन्ग टर्म फंड्स देते हो इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स का सदुपयोग हो, उससे एक्सेलरेशन हो इकोनॉमी में, जिसको लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत हो उसको पैसा मिल सके, इस के तहत ये भी IRDAI का फंक्शन है। फिर उसके बाद दूसरा काम है उसका, जितनी भी इंश्योरेंस के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको आगे बढ़ाएं, उसको मॉनिटर करें कि ढंग का प्रोडक्ट है कि नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी को ध्यान में रखें, और फाइनेंशियल साउंडनेस इंश्योर करें इंश्योरेंस कंपनीज की। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी की अगर लिक्विडिटी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर वो आपका इंश्योरेंस का क्लेम नहीं दे पाएगी। तो इसलिए उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस बहुत जरूरी हो, उसकी फेयर डीलिंग हो, प्रॉपर करेक्ट इंश्योरेंस का प्रीमियम लगाया किसी भी आदमी के इंश्योरेंस को देने में, और कंपटीशन उसमें अच्छा हो, इसको वो पूरा रेगुलेट करती है। उसके बाद जहाँ भी जेन्युइन क्लेम का जरूरत, मतलब सही क्लेम है, वो सबका अच्छा तेजी से सेटलमेंट हो। कोई भी इंश्योरेंस में कोई फ्रॉड नहीं हो, कोई मैल प्रैक्टिसेस नहीं करे कोई भी कंपनी, कोई गलत ढंग से पैसा इंश्योरेंस का नहीं ले, और एक अच्छी सी इफेक्टिव रिड्रेसल मशीनरी हो, ये IRDAI का काम है। रिड्रेसल मशीनरी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंप्लेंट हो, उस कंप्लेंट को IRDAI सॉल्व करे, उसको प्रोसेस करे, उसको उसका निकाल लगाए। ये IRDAI के फंक्शन में आता है, काम है। फिर इंश्योरेंस मार्केट में पूरा फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, और ऑर्डरली कंडक्ट होना चाहिए।
ट्रांसपेरेंसी से मतलब है कि भाई आप सही चीज बता के इंश्योरेंस बेचो, फेयरनेस, आप एकदम सही चीज को बेचो और प्रॉपर कंडक्ट हो, मार्केट में अच्छे से काम चले, ये जरूरत है उसको करने की। तो उसके लिए रेगुलेटर, एज अ रेगुलेटर का आइडिया ये सब काम इंश्योर करता है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए आपका पूरा, उसके अंदर आपको केवाईसी होना चाहिए बराबर ढंग से, जो आपको पैन कार्ड है, आधार कार्ड की जरूरत है, वो सब उसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और ओवरऑल फाइनेंशियल साउंडनेस पूरी मार्केट प्लेयर्स की रहे, ताकि वो जरूरत पड़ने पे इंश्योरेंस के क्लेम को सेटल कर सकें और सब अपना काम अच्छे से कर सकें। फिर जो भी दिन डेली के काम में जो भी उनका काम करने का वो है तरीका, वो ऐसा होना चाहिए कि बराबर ढंग से चल सके और सारे रेगुलेशंस को वो फॉलो करें। ये एक काम है आईआरडीआई का। फिर हमारा अगला रेगुलेटर है पेंशन का रेगुलेटर, जिसको कहते हैं पीएफआरडीए। पेंशन प्लान जो है वो एक किसी भी देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आज की तारीख में। पेंशन के जो प्लान्स होते हैं, रिटायरमेंट के बाद आपके पास इनकम कैसे रहेगी, ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी चिंता रहती है। तो इसके लिए पेंशन के प्लान्स को सब गवर्नमेंट ने एक बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। और ताकि सोशल वेलफेयर सिस्टम का एक काम बहुत बड़ा हो सके और रिटायरमेंट के बाद कोई भी आदमी के पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, उसके पास पैसे की कमी नहीं हो, या कम से कम उसको जीवन यापन करने के लिए पैसे की जो जरूरत है वो सब मिल सके। ये काम पेंशन प्लान्स में होता है और इसके रेगुलेटर जो है पीएफआरडीए है। पीएफआरडीए का एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुआ था एज अ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पेंशन मार्केट को आगे बढ़ाना, उसको उसको मैनेज करना और उसको बढ़ाना, उसको और बढ़ाना। ये पीएफआरडीए का फंक्शन है। तो ये सारे जितने भी पेंशन प्लान होते हैं, जो भी इंडियन सिटीजन को या एनआरआई को जो भी पेंशन प्लान ऑफर किए जाते हैं, वो सब प्लान्स को स्टडी करता है और इंश्योर करता है कि वो बराबर के पेंशन प्लान हो। गलत कोई पेंशन प्लान कोई मार्केट में लेके नहीं आया और जिससे वो किसी आदमी को नुकसान कर दे। तो पीएफआरडी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ पेंशन मार्केट जो है उसने काफी बड़ी ऊंचाई छलांग लगाई है और उसको डेवलप करने का काम पीएफआरडी का बहुत बड़ा, उसमें पीएफआरडी का बहुत बड़ा हाथ है। उसका मेन फंक्शन क्या है पीएफआरडीए के? उसका प्रीएम्बल में लिखा है कि ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी, बुढ़ापे में आपको पैसे की कमी नहीं हो, ये इंश्योर करना पीएफआरडीए का काम है। और उसके तहत वो पेंशन फंड्स को परमिशन देता है, उनको बढ़ाता है और उनकी स्कीम्स को देखता है ध्यान से। फिर नेशनल पेंशन स्कीम जो है, उसमें टायर 1 और टायर 2 दो स्तर की स्कीम होती है, वो दोनों को ओवरसी पीएफआरडीए करता है। फिर रिटायर्ड वर्कर्स का जो भी रिटायरमेंट इनकम हो, मैं उसको मैंडेटरी हो, मतलब कंपलसरी जो आप सेविंग करते हो रिटायरमेंट के पहले तक, और वॉलंटरी जो भी आप कर सकते हो, उसका स्कीम को वो मैंने देखता है और एनकरेजमेंट देता है इन सब लोगों को। फिर पीएफआरडीए जो है वो इंटरमीडिएट इस पेंशन का जो पूरा स्कीम होती है, उसमें इंटरमीडिएट होते हैं, उनको भी उनको मैनेज करना और उनको बढ़ाना, ये पीएफआरडीए का एक बहुत बड़ा काम है। और उसके तहत पेंशन फंड मैनेजर जो कि पेंशन फंड को मैनेज करता है, और जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है जो कि बाकी सब चीजों पेंशन फंड में बाकी सब चीजों को मैनेज करती है, उनको भी पीएफआरडीए ही अपॉइंट करता है। फिर पीएफआरडी मेंबर्स पब्लिक को जो है वो बताती रहती है कि क्यों पेंशन की जरूरत है, क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत है आपको। ये पब्लिक इंटरेस्ट में वो सब चीजें इसको बताती है। फिर ट्रेनिंग देती है वो इंटरमीडिएट्स को, जैसे पेंशन फंड मैनेजर को ट्रेनिंग देगी, जो सीआरए के लोग हैं उनको ट्रेनिंग देगी, ताकि वो लोग फिर पेंशन स्कीम्स को
स्प्रेड आउट कर सकें, उनको बता सकें लोगों को कि आपको पेंशन स्कीम की क्यों जरूरत है, इंपॉर्टेंस क्या है पेंशन का, और आप क्यों इस चीज को आपको लेना चाहिए, ताकि आप 60 साल की उम्र के बाद आपको रिटायरमेंट के बाद आपको आपका पैसा मिल सके, आप अपने जीवन यापन को कर सकें। फिर जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे पीएफआरडीए हैंडल करता है, और पीएफआरडीए में आप कंप्लेन करो और किसी भी चीज की, और आपको उसका सेटलमेंट मिलेगा। पीएफआरडीए का सबसे बड़ा काम क्या है, पेंशन को में पैसा इन्वेस्ट करने का काम को आसान करना, और आपको फिर उसका पैसा जब भी मिलने की वो है उसको स्ट्रीमलाइन करना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आप ऑनलाइन भी उसको कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन मतलब आप पेपर पे भी जाके उस स्कीम को चालू कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को करके काम को पीएफआरडीए करता है। पीएफआरडीए ने पेंशन फंड्स को की ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन और मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटरमीडिएट्स की एक टीम बना के रखी है। पीएफआरडीए ने 2 सीआरए बनाए हैं, एक तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल है, और दूसरा कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये सब रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और कस्टमर सपोर्ट फंक्शन का काम करते हैं, और ये मैनेज करते हैं सब चीज़ों को पीएफआरडीए के लिए, और इंश्योर करते हैं कि पेंशन फंड जो है वो बराबर इसके तहत सारी इंफॉर्मेशन रहे उनके पास, और वो पेंशन फंड जो है इस चीज़ को बराबर ढंग से चलाए। तो ये पीएफआरडी, अब हम एक समअप करते हैं कि हमने अभी आज क्या क्या पढ़ा है। फाइनेंशियल मार्केट्स वो जगह है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स बनाए और ट्रांसफर किए जाते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस फाइनेंशियल मार्केट को चलाने में। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस फाइनेंशियल मार्केट को चलाने में। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इंटरमीडिएट्स, मार्केट, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब का एक मिक्सचर है, और ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब इंटरमीडिएट्स जो है, जैसे ब्रोकर हुआ, मार्केट हुआ, बीएससी एनएससी मार्केट हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स हुआ जैसे कि शेयर हुआ, वो सब इंस्ट्रूमेंट्स है, और या फिर कोई डेरिवेटिव्स का इंस्ट्रूमेंट हुआ, ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये सब चीजें आपस में मिलकर मार्केट को बनाती हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट के में ट्रांसफर किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि सेविंग्स, आपका जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में किया जाए। आरबीआई सेंट्रल बैंक है, और वो मॉनेटरी कंट्रोल और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को सुपरवाइज करता है। फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ये प्राइमरी डीलर्स, ब्रोकर्स, डिपॉजिटरीज, इंश्योरेंस एजेंट्स, अलग अलग मार्केट जैसे कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, कमोडिटीज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब इस मार्केट का एक भाग है, फाइनेंशियल मार्केट्स का एक बहुत बड़ा भाग है। सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, और वो सिक्योरिटीज मार्केट का एक को ध्यान रखने वाला एंटिटी है, और वो इस सबको ध्यान रखता है, सिक्योरिटीज मार्केट का पूरा ध्यान रखता है, और कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता है, और वो इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन जो है वो बराबर ढंग से हों, और इन्वेस्टर्स के जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड हो। आईआरडीआई जो है वो इंश्योरेंस करने वाले, री इंश्योरेंस करने वाले, और इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स के ऊपर रेगुलेशंस के साथ काम करता है, और इनके ऊपर नजर रखता है, और इनका फैसिलिटेट भी करता है, इनके फंक्शनिंग को। पीएफआरडी जो है वो ओवरऑल पेंशन स्कीम्स का सुपरविजन और रेगुलेशन करता है, और उसके लिए उसने 2 लोगों को अपॉइंट किया सीआरए के रूप में, एनएसडीएल और कार्वी के कंप्यूटर केयर, जो कि पूरा रिकॉर्ड कीपिंग का काम करते हैं। और उसके अलावा पेंशन जो इंश्योरेंस पेंशन का जो मेन जो वो रहता है, इंश्योरर्स बनाने वाले, जो स्कीम बनाने वाले हैं, उनके ऊपर वो रेगुलेशन लागू करता है। तो इंडिया में क्या क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं? 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कैश और डेरिवेटिव। कैश मतलब आप जब मार्केट में शेयर खरीदते हो, आप कैश में खरीदते हो। डेरिवेटिव मतलब जब आप कोई भी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन करते हो, उसको डेरिवेटिव कहा जाता है। तो ये 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडिया में, कैश और
डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैश के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? लोन या डिपॉजिट हुआ, या आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की, आपने कोई बॉन्ड परचेज किया, आपने कोई और भी कोई चीज परचेज की, तो वो सब चीजें कैश के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जो आप डायरेक्ट सीधा कैश में जाके बॉन्ड आपने खरीद लिया, वो आपका कैश का इंस्ट्रूमेंट हो गया। डेरिवेटिव से क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं? जो कि आप फॉरवर्ड कोई भी चीज करते हो वो डेरिवेटिव्स में आता है। तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स जो है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स होते हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस भी डेरिवेटिव्स का पार्ट है, जो कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के साथ पूरा किया जाता है काम। डेरिवेटिव्स में आप आगे के लिए कुछ भी खरीद बेच सकते हो। फॉरवर्ड मार्केट में जाके आप कुछ भी खरीद सकते हो या कभी भी चीज को बेच सकते हो। ये मेनली कमोडिटी मार्केट्स और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और सिक्योरिटीज शेयर मार्केट में डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। कई लोग इसमें पैसा बना सकते हैं, कई लोग कमाते भी हैं इस पैसा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है भारत में? सबसे पहले मनी मार्केट फंड्स नोन एज लिक्विड फंड्स, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स, पब्लिक का प्रोविडेंट फंड, कंपनी के फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के प्रकार होते हैं भारत में। की वर्ड्स बताता हूँ मैं आपको, इसमें हम पूरे जो हमने पढ़ा है उसमें जो आप एक इम्पोर्टेंट की वर्ड्स हैं वो है फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मार्केट्स, एक तो मार्केट हुआ आपका कि बीएसई, एनएसई, बैंक्स, या फिर करेंसी मार्केट हुआ या कमोडिटीज मार्केट हुआ, ये सब मार्केट्स। इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, क्या बोलते हैं अपना, करेंसीज, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस मार्केट, डेट और मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, म्यूचुअल फंड्स, री इंश्योरेंस, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल पेंशन स्कीम, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना है और इनके बारे में आपको जानकारी रखना है इसमें पूरे साइज में, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके तहत ही अपने पूरी बाकी सब चीजें पढ़ी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इस पूरे इसमें। अब हमारे पास जो बचा है टाइम, उसमें हम 4-5 क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो अगर आप अपना म्यूट को बंद करके और अपना चाहें तो इनका आंसर दे सकते हैं। तो IRDA किस सेक्टर को रेगुलेट करता है? बैंकिंग को, इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस। बराबर है। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट दैट पूल्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट देयर मनी इन स्टॉक, बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। तो ऐसा कौन सी चीज है जिसके तहत पैसा इकट्ठा किया जाता है इन्वेस्टर से और उसको स्टॉक, बॉन्ड और इसमें शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाता है? इंश्योरेंस पॉलिसी है, नेट एसेट वैल्यू है, म्यूचुअल फंड है, या बैंक डिपॉजिट है? कौन सी चीज है जो जिसका इन्वेस्टमेंट करके आप, जिसके तहत आप पैसा लगाते हो और उसको इकट्ठा जाता है? बताएं। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, बराबर, सही है। म्यूचुअल फंड में आप पैसा इकट्ठा करके आता है इन्वेस्टर से और उसको एक किसी स्कीम में लगाया जाता है, जिस स्कीम के अंतर्गत फिर पैसा बना के और फिर उसको इन्वेस्टर्स को वापस किया जाता है। एंड इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रेफर्ड एज। इंश्योरेंस जो है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट की, इंश्योरेंस की इकोनॉमिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करने को क्या इंश्योरेंस कहा जाता है? लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कहा जाता है, या नन ऑफ द अबव? बताएं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा सर। हाँ जी, क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा रिपीट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि इंश्योरेंस क्या होता है जिसमें इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है? लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, या नन ऑफ द अबव? एसेट्स की बात हो रही है, ये ध्यान रखिए, वर्ड एसेट्स है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस है ना, आपने पढ़ा था ये सब पूरी चीजों में। आप जो भी एसेट्स का जो प्रोटेक्शन उसको नॉन लाइफ इंश्योरेंस
कहा जाता है। जहां आप लाइफ का प्रोटेक्शन किया करते हो इंश्योरेंस के थ्रू, उसको लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। ये दो तरह के मेन इंश्योरेंस होते हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में एक्सीडेंट इंश्योरेंस आता है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में मेडिक्लेम भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आता है। बट उसमें लाइफ का कुछ नहीं रहता है ना, उसमें आपको कोई बीमारी हुई तो उसका वो प्रोटेक्शन मिलता है। एक्सीडेंट कोई कार का आपका इंश्योरेंस करते हैं उसको नॉन लाइफ इंश्योरेंस में कहा जाता है। लेकिन जब आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं उसको लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है। तो ये हम जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं एसेट का इकोनॉमिक इंश्योरेंस, एसेट का हम इकोनॉमिक वैल्यू प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको नॉन लाइफ इंश्योरेंस का आंसर होगा। फाइनेंशियल मार्केट्स और सिक्योरिटीज क्या चीज कहलाती है? मतलब इन सब चीजों में कौन सी चीज को फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटीज कहा जाता है? शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, कैश या बैंक डिपॉजिट, लाइफ स्टॉक या इंश्योरेंस पॉलिसी। इन चारों में से कौन सी फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटीज कही जाती है? बॉन्ड्स। यस, शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स। शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर होते हैं इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कहा जाता है। बाकी सब जो है वो कैश या बैंक डिपॉजिट, कैश मतलब बैंक डिपॉजिट के रूप में माना जाता है। लाइफ स्टॉक जो है वो सिक्योरिटीज नहीं होती है वैसी। और इंश्योरेंस पॉलिसी भी जो है वो फाइनेंशियल मार्केट सिक्योरिटीज में क्लासिफाई नहीं किया जाता है, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें मैचिंग करेंगे हम। तो इधर 4 हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट और पेंशन मार्केट। और इधर 4 हैं, री इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एनएफटी सर्विस प्रोवाइडर्स और टी-बिल्स। तो कैपिटल मार्केट का मैचिंग किसके साथ होगा? म्यूचुअल फंड। हाँ सही है। तो कैपिटल मार्केट जो है वो म्यूचुअल फंड से मैच हो जाएगा। मनी मार्केट का किससे होगा? टी-बिल। टी-बिल जो होता है वो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए जो 1 साल के लिए जो फंड रेज करती है उसको टी-बिल्स कहा जाता है और वो मनी मार्केट से रिलेटेड होता है। इंश्योरेंस मार्केट का किससे रिलेशन होगा? री इंश्योरेंस। बराबर है। और पेंशन मार्केट का जो है एन्युटी सर्विस, हाँ री इंश्योरेंस बराबर है। इंश्योरेंस मार्केट, तो पेंशन मार्केट का जो होता है वो एन्युटी सर्विस, एक मिनट, पेंशन मार्केट का जो होता है वो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से होता है। क्योंकि एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर आपको जो है जैसे ही आपका रिटायरमेंट होता है उसके बाद आपको जो पैसा देते हैं, चालू करते हैं, उसको एन्युटी सर्विस कहा जाता है। एन्युटी दिया जाता है वो आपको एज अ पर मंथ आपको कुछ पैसा दिया जाता है, उसको पेंशन मार्केट से रिलेटेड है। अब आपको कुछ इसमें कुछ भी चीज समझ में नहीं आई हो, आपको कुछ पूछना है, अब आप नेक्स्ट 5 मिनट में आप इसके पूछ सकते हैं। मेरा 11:30 का वो हो गया है, उतना मिनट अपने पास है। और इसको करने के लिए उसके बाद फिर आप थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर आपका नेक्स्ट सेशन चालू हो जाएगा। तो आपको कुछ क्वेरीज, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी, आईआरडीबी, सिक्योरिटीज, सेबी सेबी का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म। ठीक है। IRDAI का है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। PFRDA का है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसको पेंशन को कहते हैं। और RBI का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 हमारे मुख्य वो है फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटर्स। आपको कुछ कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप उसमें मेरे मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपको नहीं है कुछ भी तो फिर मैं सेशन को आज का विराम दूंगा यहीं पे। कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको अपने सब बात समझ में आ गई। देखिए आपको एग्जाम देना है, इस एग्जाम के तहत आपको ये सब चीजों की पढ़ाई करके फिर आप एग्जाम दे पाएंगे ढंग से। अगर आपको कुछ भी आपको ऐसा लगा कि मैंने कोई चीज आपको समझाने में कुछ वो किया है या नहीं समझ पाए हो, आप पूछ लीजिए अभी। अगर नहीं पूछ पाएंगे तो फिर बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा वापस दोबारा इसको करने का। कुछ भी चीज का पूछना आप पूछ सकते हो, बस 5 मिनट और है। हेलो हाँ जी, सर, पीएफ को अगर कोई आम आदमी भी पीएफ कर सकता है अप्लाई, किसमें? या फिर वो सिर्फ जॉब के लिए पीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड? आम आदमी नहीं कर सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड कर सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई दिक्कत नहीं है।
पीएफ में नहीं कर सकता। पीएफ में आपको किसी कंपनी, जब आप नौकरी में करते हो तो नौकरी में आपको पीएफ आपका किया जाता है, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप लगा सकते हो पैसा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है गवर्नमेंट की स्कीम है, और वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू या बैंक के थ्रू मैनेज की जाती है, जिसमें आपको हर साल 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है। अभी गवर्नमेंट ने 7.1% का इंटरेस्ट लगाया हुआ है उसमें। आप पीपीएफ में पैसा लगा के उसमें उसके अंदर कुछ रूल्स रहते हैं, आपको कितने टाइम बाद, आप 7 साल के बाद आप कुछ पैसा निकाल सकते हो, और 15 साल के बाद आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। वो आप पीपीएफ के तहत आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर पीएफ में करना है तो आपको किसी कंपनी की, जब आप नौकरी में ज्वाइन करोगे तभी हो पाएगा वो पीएफ कुछ भी चीज।